आश्रम को सील कर दिया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें कि बाल आश्रम से दस्तावेज भी जब्त हुए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के इसका संचालन हो रहा था। आश्रम में 25 में से 3 बच्चियां भी लापता हैं और तीनों बच्चियों के परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश लगातार जारी है। वात्सल्यपुरम इस आश्रम का नाम है, वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट आश्रम, जिसे सील कर दिया गया है। अवैध बाल आश्रम को सील किया गया। आखिर कितने लंबे वक्त से इसका संचालन हो रहा था और आखिर बिना रजिस्ट्रेशन किसके संरक्षण में ये संचालन हो रहा था? इतनी सारी बच्चियां कैसे रह रही थी? ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर अभी जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जहां पर आश्रम में 25 बच्चियां रहती हैं, उनमें से 3 अभी गायब हैं, 3 का पता नहीं है। उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश भी टीम कर रही है। ऐसे अवैध आश्रमों पर शिकंजा कसने की तैयारी में सरकार है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने तस्वीर देखी और अब फिर से यह आश्रम एक और जिस पर शिकंजा कसा गया है, सील कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लगातार प्रशासन की सक्रियता और ऐसे आश्रमों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अवैध गतिविधि में ये शामिल हैं या अवैध रूप से इनका संचालन हो रहा है। एक और बड़ा कहीं ना कहीं सफलता हम इसे मानेंगे। आखिर शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? कितने लंबे वक्त से संचालन हो रहा था? और वो जो 3 बच्चियों का जिक्र हो रहा है गायब हैं, उनके बारे में कुछ पता चल पाया हो? सभी पहलुओं पर जानकारी दीजिए जो आपके पास है अभी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भोपाल में ये मामला सामने आया तो उसके बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि ऐसे जितने भी छात्रावास या अनाथ आश्रम या जो भी ट्रस्ट बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर आशीष सिंह भोपाल के बाद से इंदौर का पदभार ग्रहण करते हैं और सबसे पहले निर्देश भी अधिकारियों को यही देते हैं कि जितने भी जो एनजीओस हैं, संस्थान हैं, अलग अलग ट्रस्ट हैं, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे, बिना जेजे एक्ट के रजिस्ट्रेशन के तहत चल रहे, उन पर कार्रवाई की जाए। बड़ी कार्रवाई की गई है। कल विजयनगर स्थित ये वात्सल्यपुरम जो जैन ट्रस्ट के नाम से एक अनाथ आश्रम चल रहा था, उस पर कार्रवाई की गई है। 25 बच्चियों का जो रिकॉर्ड है वहाँ पर, वो रिकॉर्ड मिलता है 25 बच्चियों का, लेकिन मौके से 21 बच्चे मिलती हैं। 4 बच्चियाँ लापता थीं। उसमें से एक बच्ची की जानकारी सामने आती है, उनके परिवार से बात भी हो चुकी है कि वो अपने घर में सुरक्षित है, लेकिन 3 बच्चियाँ अभी भी मिसिंग है। वो 3 बच्चियाँ कहाँ गई इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। कल देर रात, लगभग रात को 12 बजे, 11 से 12 बजे पूरे जो अनाथ आश्रम था, जो बिना अनुमति के चल रहा था, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था, उसे तो सील कर दिया गया और जो 21 बच्चियाँ थी उन्हें जो बाल आश्रम है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। वो बाल आश्रम इंदौर के छावनी में बना हुआ है। बच्चियाँ वहाँ पे सुरक्षित हैं। अब उन्हें वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। अब जांच चल रही है। जो रिकॉर्ड है उन रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है कि ये बच्चियां कहां से आई थी, किनके परिवार से आई थी, किनके संपर्क में आई थी। और मिथिलेश कि ऐसे कई सारे आश्रम है जिनका संचालन हो रहा है बिना रजिस्ट्रेशन के और कोई खबर नहीं प्रशासन को इसकी। यहाँ ये हम भी कह सकते हैं कि खबर है पर एक्शन नहीं लेना चाहते। आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है? इतने लंबे वक्त से ऐसे आश्रम संचालित हो रहे हैं, तो ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर जांच होना बहुत जरूरी है और बड़ी कार्रवाइयां होना जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। धमतरी से बड़ी खबर की हम बात करते हैं जहां पर टायर गोदाम में भीषण आग लगी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से यह आग लगी और विकराल रूप इस आग ने ले लिया। दमकल की टीम अब तक आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। ये तस्वीरें धमतरी की जहां पर टायर गोदाम में ये भीषण आग लगी। देखते देखते इस आग ने विकराल रूप लिया और सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने धमतरी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। टायर गोदाम ये है जिसमें भीषण आग लगी। देखते ही देखते सब कुछ अपनी चपेट में लिया, सब कुछ जलकर खाक हुआ। फिलहाल मौके पे टीम पहुंची हुई है। आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी। अल सुबह की ये घटना है जब 4 बजे का समय था लगभग, जब ये आग लगी और आग ने तुरंत विकराल रूप ले लिया, बढ़ती चली गई और सब कुछ अपनी चपेट में लिया। अभी स्थिति पहले से बेहतर है पर अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कोशिशें लगातार जारी हैं कि जल्द से जल्द इस पर काबू पा लिया जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान तो है ही है। साथ के साथ आसपास के जो गोदाम है, घर हैं, उन्हें भी चपेट में लेने की आशंका है। टीम पहुंची हुई है फायर ब्रिगेड की, कई सारी टीमें हैं।
बुझाने का आग लगातार प्रयास जारी है। बाप रे। ये तस्वीर टायर गोदाम में किस तरह ये भीषण आग लगी, विकराल रूप लिया, सब कुछ जलकर खाक हुआ। अब जो है आग बुझाने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है, चूंकि अफरा तफरी का माहौल वहां पर साफ तौर से देखा गया। छोड़ दे भाई। चालू कर। इंदौर का जिक्र करते हैं, जहां पर भारत अफगानिस्तान टी20 क्रिकेट मैच से पहले इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। भारत अफगानिस्तान टी20 क्रिकेट मैच के टिकट की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। 7 आरोपी पकड़े गए हैं, 86 टिकट जब्त किए गए हैं। आरोपी से पूछताछ फिलहाल जारी है और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच को टिकटों की कालाबाजारी के मुख्य सरगना की तलाश है। भारत अफगानिस्तान के बीच कल इंदौर में टी20 मुकाबला होना है और उससे पहले ये कालाबाजारी का बड़ा खुलासा, टिकटों की कालाबाजारी। हमेशा ही हम हर कार्यक्रम आयोजन में देखते हैं कि ऐसे जो है कालाबाजारी टिकटों को लेकर के होती है जब भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं या क्रिकेट मैच होता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही। पर प्रशासन की सक्रियता इस बार वाकई में बहुत खास रही, क्योंकि पहले ही शिकंजा कस लिया गया। टिकटों की कालाबाजारी का ये बड़ा खुलासा प्रशासन के द्वारा किया गया और 86 टिकट भी जब्त किए गए। बड़ी सफलता ये प्रशासन की टीम के लिए मान सकते हैं। भोपाल से बड़ी खबर की हम बात करते हैं, जहां पर बीजेपी ने 4 जिलों में अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। मऊगंज, पांडुना, मेहर, बड़वानी में नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। मऊगंज, पांडुना, मेहर बने हैं नए जिले। मऊगंज जिला अध्यक्ष होंगे राजेंद्र मिश्रा। पांडुना में वैशाली महाले को कमान दी गई है। मेहर संभालेंगे कमलेश सुहाने। बड़वानी का जिम्मा कमल नयन इंगले के पास गया है। गरियाबंद से बड़ी खबर है, 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा। सांभर का इनके द्वारा शिकार किया गया था। शिकारियों से 2 बंदूकें भी बरामद की गई, साथ ही साथ जानवरों के दांत और सींग भी बरामद हुए हैं। उदंती टाइगर रिजर्व की एंटी पोचिंग टीम की यह कार्रवाई हमें देखने को मिली है। बड़ी सफलता प्रशासन की टीम के लिए, चूंकि 3 शिकारियों को दबोचा गया है और इनसे जो है कई सारा सामान भी बरामद किया गया है। जानवरों के दांत हुए, सींग हुए, इन सब की बरामदगी इन शिकारियों से की गई। ग्वालियर से बड़ी खबर है, बर्फीली हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। ट्रेनों के कोहरे की मार कहीं ना कहीं इस पर देखी जा रही है। रात का तापमान गिरकर 5 डिग्री हो चुका है। अगले 24 घंटे में तापमान और ज्यादा कम होगा। दिल्ली का जिक्र करते हैं, दिल्ली पंजाब एक्सप्रेस 18 घंटे लेट है ये ट्रेन। कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस 18, सचखंड एक्सप्रेस 6 घंटे, उत्कल एक्सप्रेस 6 घंटे, तेलंगाना एक्सप्रेस 4.5 घंटे, दुर्ग एक्सप्रेस 4 घंटे, केरला एक्सप्रेस लगभग 4 घंटे, महाकौशल एक्सप्रेस 3 घंटे, दक्षिण एक्सप्रेस 3 घंटे, झेलम एक्सप्रेस 2 घंटे, वंदे भारत लगभग 2 घंटे, राजधानी एक्सप्रेस 1.5 घंटा, जीटी एक्सप्रेस 1 घंटा लेट है। तो ये तमाम वो ट्रेनें हैं जो प्रभावित हुई हैं कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से। यात्रियों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई ट्रेनें जो हैं देर से चल रही हैं, देर से पहुंच रही हैं। और ये ट्रेनों का हमने जिक्र किया, आपको टीवी स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं। वो नाम जो है वो हमने मेंशन किए कि आखिर कौन कौन सी ट्रेन हैं जो प्रभावित रहेंगी। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली आज भी सुबह कोहरे की सफेद चादर में लिपटी हुई है। कोहरे का आलम यह है कि अक्षरधाम फ्लाईओवर से मंदिर नजर नहीं आ रहा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ज्यादा स्थानों पर शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के अफसरों के मुताबिक सर्दी का डबल अटैक यानी कोहरा और शीतलहर अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगा।
उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का जो कहर है वो अभी भी जारी है। इस वक्त मैं दिल्ली में अक्षरधाम फ्लाईओवर के पे खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे अक्षरधाम मंदिर है, ये नजर नहीं आ रहा है। कोहरे की चादर में पूरी तरह से अक्षरधाम लिपटा हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो भी कम है। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान की बात करें, हरियाणा, हिमाचल, सब जगह जो है ठंड का कहर जारी है। और मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनका दावा है कि ठंड का प्रकोप जो है अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह जारी रहेगा, यानी आम लोगों को सर्दी का टॉर्चर अभी झेलना पड़ेगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। बात अब राजगढ़ की। गौशालाओं में गायों की दुर्दशा आखिर क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। 4 दिनों में अब तक 32 गायों की मौत हो चुकी है। खुले में गायों के शव भी फेंके जा रहे हैं। निमोनिया और पॉलिथीन खाने से गायों की मौत की खबर है। सर्दी से बचाव और खाने पीने के इंतजामात नहीं है। खिलचीपुर में श्री कृष्ण गौशाला की ये पूरी घटना है। तस्वीर आप देखिए कि गंदगी का अंबार और इस गंदगी को खाती है गाय। आखिर बीमार नहीं होंगी तो क्या होंगी, और उसके बाद मौत। अब तक 32 गायों की मौत हो चुकी है। संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। निमोनिया भी वजह बताई जा रही है, पॉलिथीन खाना भी वजह बताई जा रही है। खिलचीपुर में श्री कृष्ण गौशाला है जिसकी ये पूरी घटना है। 4 दिनों में लगातार गायों की मौत हुई। 32 तक ये आंकड़ा पहुंच गया, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्थिति मतलब मुझे दिक्कत नहीं राजगढ़ की गौशालाओं में गायों की दुर्दशा है। यहां सर्दी से बचाव और खाने पीने के इंतजामात ठीक नहीं है। 4 दिनों में 32 गायों की मौत से यहां हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। राजगढ़ की गौशालाओं में आए दिन गाय और बछड़े दम तोड़ रहे हैं। 4 दिनों में अब 32 गायों की मौत से यहां हड़कंप मच गया है। गायों के शवों को खुले में फेंका जा रहा है। खिलचीपुर गौशाला में गायों को सर्दी से बचाने के इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से गाय निमोनिया पीड़ित होकर जान गंवा रही है। वहीं कई गायों की मौत पॉलिथीन खाने से हुई। ऐसे हालात राजगढ़ जिले की कई गौशालाओं का है। 6 जानवरों का पोस्टमार्टम किया था परसों के दिन, तो उसमें 2 जानवर निमोनिया से मरे थे बच्चे, और 3 पशु से वो पॉलीथीन निकली थी उसके अंदर से ज़्यादा, और एक था वो इंटुससेप्शन के कारण डेथ हुई थी, उसकी आंतें फट गई थी उसके अंदर से। वहीं इस मामले पर जब एसडीएम से बात की गई तो उनका कहना था कि खिलचीपुर के श्री कृष्ण गौशाला में क्षमता से ज्यादा गायों को रखा गया है और इस मामले में गौशाला अध्यक्ष को नोटिस भी भेजा गया है। जांच के बाद इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। ये संज्ञान में आया था मैटर। गौशाला मेरे द्वारा वहाँ निरीक्षण भी किया गया था डीडी वेटनरी साहब के साथ में। तो बेसिकली वहाँ पर क्षमता से अधिक गायें थी। वहाँ की जो अध्यक्ष हैं उनको बता भी दिया, उनको नोटिस भी इशू किया गया है और इस संबंध में आगे कार्रवाई भी की जाएगी। गायों की मौत की घटना सिर्फ गौशाला की ही नहीं है। राजगढ़ जिले की कई गौशालाओं से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और गायों को सर्दी से बचाने और उनके लिए खाने पीने के पुख्ता इंतजाम भी होने चाहिए ताकि गायों को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़ी बैठक लेने वाले हैं। कानून व्यवस्था पर यह बैठक होगी। बैगा महिला मुखिया आहार अनुदान योजना की राशि का ट्रांजैक्शन भी होगा। शहडोल और उज्जैन के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। शहडोल में ओल्ड कैंपस पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। शहडोल में जन आभार यात्रा में शामिल होंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सीएम यादव का शहडोल दौरा कितना खास, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, बताइए विस्तार से। जी हाँ, ये सीएम मोहन यादव का शहडोल जो दौरा है, पहला दौरा है। संभागीय समीक्षा की बैठक लेने डॉक्टर मोहन यादव शहडोल पहली बार पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जैसे ही शहडोल पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव तो सबसे पहले वो पंडित शंभुनाथ शुक्ल के ओल्ड कैंपस में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का ओपनिंग करेंगे। उसके बाद जन आभार यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद पॉलिटेक्निक मैदान पे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी मैदान से वो कई सारे विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे।
इसके अलावा जो सीएम मोहन यादव का जो संभागीय दौरा है उसके पहले भोपाल से लगातार कई बड़े अधिकारियों का दौरा हुआ और सभी ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का जो है वो जायजा लिया था। और कल ही 24 घंटा पहले शहडोल पुलिस ने रेत के अवैध खनन को लेकर भी बड़ी कार्रवाई की है। शहडोल लगातार अवैध खनन को लेकर चर्चित रहा पूरे प्रदेश में पुरानी सरकार के दौरान। तो जाहिर सी बात है, नए मुख्यमंत्री के पहले दौरे के पहले पुलिस ने अपनी व्यवस्था को बेकसावट दिखाई है। ठीक सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। चौदह जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 मुकाबला खेला जाना है। दोनों देशों की टीम इंदौर पहुंच चुकी है। कड़ाके की ठंड के बीच मैच खेला जाएगा। होलकर के मैदान पर ड्यू फैक्टर मैच के लिए कितना बड़ा साबित होगा, इस मुद्दे पर क्रिकेट एक्सपर्ट राजीव और महावीर आर्य से बात की हमारे सहयोगी ने। देखिए आप भी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 14 तारीख को इंदौर के होलकर स्टेडियम में T20 मुकाबला खेला जाएगा। ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, इंदौर का होलकर स्टेडियम है और पूरे मैदान को कवर किया गया है क्योंकि ठंड का दिन है, बरसात कभी भी हो जाएगी, अनुमान है मौसम विभाग का, इसलिए पूरे ग्राउंड को कवर्ड भी करके रखा गया। दो एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव सर से बात करेंगे। सर, मोहाली के मैच हमने देखा, जो पहला मुकाबला था, ड्यू फैक्टर काफ़ी नज़र आया। इंदौर का ग्राउंड में क्या ड्यू फैक्टर रहने वाला है? ड्यू फैक्टर तो निश्चित तौर पे रहेगा, लेकिन उसको रोकने के लिए थोड़ा सा केमिकल का छिड़काव किया जाएगा, रोपिंग किया जाएगा। तो कोशिश की जाएगी कि जो ओस का प्रभाव है वो जितने देर से बड़े मैच में उतना अच्छा रहेगा, वैसा प्रयास किए जाएंगे, लेकिन फिर भी ड्यू फैक्टर तो रहेगा। पहले बल्लेबाजी करना क्या बेहतर रहेगा या उनके लिए आसान रहेगा खेलना जो पहले बैटिंग करे? देखिए, जब ड्यू होता है तो हमेशा चेजिंग टीम को एडवांटेज रहता है, तो हर टीम बाद में बैटिंग करना पसंद करती है क्योंकि उनके सामने एक लक्ष्य रहता है। और कभी कभी इतना ज़्यादा ड्यू होता है कि बॉल ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो बॉल इतना बैट पे भी अच्छा आता है और फील्डिंग वालों को भी तकलीफ़ होती है, तो वो फिर 10 ओवर के बाद में एकदम स्थिति चेंज हो जाती है और एकदम रन बनने लग जाते हैं। इसके लिए जो टीम चेस करेगी उसको निश्चित तौर पे लाभ होगा। लेकिन दूसरी तौर पे जो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ आजकल जो T20 की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है टीम को चैलेंज करने के लिए वो खुद ही बैटिंग का चयन करें ताकि अपने टीम को चैलेंज करें। इस श्रृंखला में हार जीत का इतना ज़्यादा उनके लिए प्रभाव नहीं पड़ना है इसके लिए, लेकिन एडवांटेज तो डेफिनेटली जो टीम जो पीछा करेगी स्कोर का उनको रहेगा। सर, क्या लगता है आपको कि हाई स्कोरिंग होने वाला है? कैसा मैच देखने वाले हैं, कैसा मैच होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से T20 में एक हार्ड सरफेस है यहाँ पर जो देखने में आया। विकेट जो देखा है आज, जो बाद में भी इन्होंने थोड़ा ग्रास को थोड़ा रिमूव किया है आज, तो उसके हिसाब से तो 100% बैटिंग विकेट है। मौसम है, इस हिसाब से बाद में बैटिंग करने वाली टीम को फ़ायदा होगा। यदि ड्यू फैक्टर्स नहीं रहा तो इवन रहेगा, अदरवाइज यदि ड्यू फैक्टर आया और केमिकल का इतना इफेक्ट नहीं हुआ तो बाद में बैटिंग, जैसे राजू भाई ने बताया कि बाद में बैटिंग करने वाली टीम फ़ायदे में रहेगी, तो वो निश्चित रूप से बाद में जो चेस करना आसान रहेगा। चेस करना आसान रहेगा, बिल्कुल। तो, ये इंदौर का होलकर स्टेडियम है और अगर यहाँ के मुकाबले की बात की जाए तो अक्सर यहाँ हमने देखा है कि भारत ही मुकाबला जीतता है, लेकिन कुछ 1-2 मैच है, अगर 1-2 मैच को छोड़ दें जो मैच भारत यहाँ पे हारा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से भारत के लिए लकी ग्राउंड है, चौके छक्के की बारिश होती है, हाई स्कोरिंग मैच होता है और क्रिकेट प्रेमियों का शहर और बड़े मुकाबले के लिए, रोमांचक मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। शहडोल में सीएम यादव की जन